किसी ने बड़े कमाल की बात कही है कि मैं सही फैसले नहीं लेता, मैं फैसले लेता हूँ और उसके बाद उन्हें सही कर देता हूँ। आइए आज बताता हूँ कि ये कमाल की बात किसने कही है। ये कही है भारत के रतन टाटा साहब ने और ऐसी कई सारी कमाल की बातें उन्होंने की है। हाय गाइस, मेरा नाम है आदित्य शर्मा और आप सभी का स्वागत है मेरी नई वीडियो में। आज बात करेंगे हिंदुस्तान के टॉप बिजनेसमैन रतन टाटा साहब की, जिनके लिए हम भारत वाले सब लोग डिमांड कर रहे हैं, कैंपेन चला रहे हैं कि इन्हें भारत रत्न मिलना चाहिए। और ये है कि विनम्रता से हाथ जोड़कर कह रहे हैं, मुझे भारत रत्न नहीं चाहिए। इस तरह के कैंपेन्स चलाना बंद कीजिए। कुछ तो बात है जो इन्हें महान बनाती है। आइए बात करते हैं उन 5 बातों के बारे में जो हमें और आपको सीखनी चाहिए रतन टाटा साहब से। 5 लर्निंग्स फ्रॉम रतन टाटा। रतन टाटा साहब से जो सबसे बड़ी बात सीखी जा सकती है वो है बिलीवर बनिए। ड्रीमर बनने से पहले बिलीव रखना शुरू कीजिए, भरोसा करना शुरू कीजिए खुद पर, खुद की सोच पर और इस बात पर कि आप कमाल कर सकते हैं। हमारा देश जहां घोड़ा गाड़ी, वो बैलगाड़ी, वो दौर हुआ करता था, फिर अंग्रेज आए, कार हमारे देश में आई, हमें आज़ादी मिली। उसके बाद हमारे अपने लोगों ने कारें खरीदना शुरू किया, कार में घूमना शुरू किया, लेकिन इस बात पर किसी का बिलीव नहीं था कि कार को पूरी तरीके से भारत में बनाया जा सकता है। रतन टाटा साहब ने स्क्रैच से लेकर के आखिरी तक, जीरो से लेकर के आखिरी तक के कार बनाने का सपना रखा। भारत में ही उस कार को बनाना चाहते थे, भारत की अपनी कार बनाना चाहते थे। 1998 में 1998 में भारत की अपनी स्वदेशी कार, इंडिया फर्स्ट इंडिजिनस कार टाटा इंडिका उन्होंने लॉन्च की, जिसे बहुत सारे लोगों ने खरीदा, बहुत सारा प्यार दिया, जो भारत की अपनी कार थी। ये एक सपना था रतन टाटा साहब ने जो देश के लिए संजोया था। और इस सपने से बस यही सीखने को मिलता है कि सबसे पहले अपने ऊपर बिलीव करना शुरू कीजिए। एक बार मुंबई में तेज बरसात हो रही थी। रतन टाटा साहब अपनी कार में थे और रेड लाइट पर रुके हुए थे। तभी उन्होंने देखा कि एक स्कूटर पर परिवार आता है और वो फटाफट से एक फ्लाईओवर के नीचे जाकर के शरण ले लेता है। रतन टाटा साहब ने जब उस फैमिली को देखा तो उन्हें लगा कि क्यों ना एक ऐसी कार बनाई जाए जो मिडिल क्लास फैमिलीज के लिए हो। भारत का जो मध्यम वर्गीय परिवार है वो कार अफोर्ड कर सके, 2 व्हीलर की बजाय 4 व्हीलर में ज़्यादा सेफ महसूस करे। एक छोटा सा ख्याल था और वो चाहते थे कि कम से कम पैसों में अच्छी कार बने। एक रिपोर्टर ने एक इंटरव्यू के दौरान उनसे पूछ लिया कि आप ये कार कितने रुपए में बनाएंगे, तो उन्होंने अंदाजे से कह दिया कि 1 लाख रुपए के लगभग सोच रहा हूँ। और वो इंटरव्यू जंगल में आग की तरह फैल गया। लोगों ने कहा कि लखटकिया कार लेके आ रहे हैं रतन टाटा साहब। और अब उनके लिए एक चैलेंज था कि 1 लाख रुपए में कार बनानी है। टाटा नैनो नाम से कार आई, बहुत ज़्यादा लोगों ने खरीदी भी, हालांकि ज़्यादा नहीं चल पाई। रतन टाटा साहब कहते हैं कि वो जो 1 लाख रुपए का टैग था ना, वो शायद से उसके मार्केटिंग पर भारी पड़ गया। लेकिन ये जो छोटी सी कहानी है, जिंदगी की सच्ची कहानी, टाटा नैनो की कहानी, इससे पता क्या सीखने को मिलता है। सबसे पहली बात कि दुनिया में चाहे जिस ऊंचाई पर पहुंच जाना, इमोशनल बने रहना, इमोशंस को अपने अंदर जिंदा रखना, हर उस व्यक्ति के बारे में सोचना जो कहीं ना कहीं परेशानी में हो। दूसरी बात जो इस घटना की वजह से हुई, भारत में जो सिनेरियो बदला, जो दूसरी कार कंपनीज थी उनको भी लगा कि क्यों ना हम भी मिडिल क्लास फैमिलीज के लिए कार लेकर के आए। जिनके प्राइस बहुत हाई थे वो थोड़े नीचे लेकर के आए और मिडिल क्लास फैमिलीज के लिए भी जो एंट्री लेवल कार होती है वो आने लगी। भारत के लोग उन कार्स को खरीदने लगे और आज उनकी संख्या बहुत ज्यादा है। ये सब पॉसिबल हो पाया है उस टाटा नैनो के कदम की वजह से। लर्निंग नंबर 3, हर बार आपको जवाब देने की जरूरत नहीं, कई बार सक्सेस आपका जवाब लोगों को दे देगी, इसलिए सक्सेसफुल बनिए। 1998 की बात करें, रतन टाटा साहब ने इंडिका लॉन्च की थी, जो मैं आपको बता रहा था, भारत की पहली स्वदेशी कार। और जो वो मार्केट से रिस्पांस चाह रहे थे वो उन्हें मिला नहीं। धीरे धीरे कंपनी घाटे में जाने लगी और बात इस नौबत तक आ गई थी कि उन्हें लगा कि क्यों ना कंपनी बेच देते हैं, ये कार वाला जो बिजनेस है किसी और को बेच देते हैं। तो एक और मीटिंग फिक्स हुई फोर्ड कंपनी के बिलफोर्ड साहब से। इस मीटिंग में रतन टाटा साहब गए और जब मीटिंग शुरू हुई तो फोर्ड साहब जो थे, वो बिलफोर्ड, उन्होंने कहा, एक टाइप से रतन टाटा सर का अपमान कर रहे थे। वो कह रहे थे कि जब आपको आता नहीं है बिजनेस, ये कार वाला बिजनेस कैसे करना है, आपको कुछ अता पता नहीं है, आपने बिजनेस में कदम क्यों रखा। और हम आज आपकी कंपनी खरीदकर आपके ऊपर बहुत बड़ा एहसान कर रहे हैं। जब रतन टाटा साहब ने
ये बात सुनी तो उनके दिल में घर कर गई, चुप गई। उन्होंने डील कैंसिल कर दी, कुछ भी नहीं बोले, चुपचाप वहाँ से चले गए। अपने एम्प्लॉय से कहा कि हमें जी तोड़ मेहनत करनी है और इसे सक्सेसफुल बनाना है। धीरे धीरे समय बदलने लगा, मेहनत रंग लाने लगी। टाटा इंडिका लोगों के घरों में पहुँचने लगी, वो कार सक्सेसफुल बनने लगी और फोर्ड जो कंपनी थी वो धीरे धीरे घाटे में जाने लगी, दूसरी तरफ दिवालिया होने के कगार पर आ गई थी। तब रतन टाटा साहब को लगा कि क्यों ना इनकी मदद करे, कुछ खरीद लेते हैं। तो एक और मीटिंग फिक्स हुई बॉम्बे हाउस में बिल फोर्ड और रतन टाटा साहब की। रतन टाटा साहब ने प्रपोजल रखा कि आपकी जो फोर्ड की जो कंपनी है एक JLR जो कि लैंड रोवर और जैगवार बनाती है, उन्होंने कहा कि मैं इसे खरीदना चाहता हूँ। डील फिक्स हो गई। रतन टाटा साहब इस पर कुछ नहीं बोल रहे थे। बिल फोर्ड ने अब की बार कहा कि आप आज हमारी कंपनी खरीदकर हमारे ऊपर बहुत बड़ा एहसान कर रहे हैं। 10 सालों के अंदर बिल फोर्ड को उनका जवाब मिल चुका था, इसलिए कोई कुछ कह रहा है कुछ मत कहिए, शांत रहिए, सक्सेसफुल बनिए। ये जो सफलता है बहुत शोर मचाती है, इसलिए आपको कुछ कहने की जरूरत नहीं है, सक्सेसफुल बनिए। लर्निंग नंबर 4, सिर्फ बिजनेस रिलेशनशिप में ही टाटा साहब अच्छे नहीं हैं, रिलेशनशिप्स में भी वो अच्छे रहे। वो कहते हैं कि उन्हें अपनी ज़िंदगी में 4 बार प्यार हुआ था और चारों बार किसी न किसी कारण से उनकी शादी नहीं हो सकी, और वो अपनी ज़िंदगी में उन रिलेशनशिप्स का हमेशा सम्मान करते रहे हैं। रिसेंटली एक इंटरव्यू में उन्होंने बताया कि एक स्टोरी जो उनके दिल के बहुत करीब है। अमेरिका की एक लड़की से उन्हें प्यार हुआ था, दोनों शादी भी करना चाहते थे। रतन टाटा साहब भारत वापस आ गए थे, वो लड़की थी वो भी भारत आने वाली थी, लेकिन उस वक्त 1962 का इंडो चाइना वॉर छिड़ चुका था और वो तनाव वाला माहौल था। उस समय वो लड़की इंडिया नहीं आ पाई, शादी नहीं हो सकी। बाद में इन्हें मालूम चला कि लड़की ने किसी और से शादी कर ली। इन्होंने उनके फैसले का आज भी सम्मान किया है। कहते हैं कि कुछ दिनों पहले मेरी उनसे बात हुई थी, वो खुश है जहाँ भी है और मुझे अच्छा लगता है कि हम आज भी बातें करते हैं और दोस्त हैं। जिंदगी में कई बार कुछ लोग ऐसे कदम उठा लेते हैं रिश्तों में जिनकी वजह से उनकी ज़िंदगी बर्बाद हो जाती है। किस तरीके से किस रिश्ते का सम्मान करना है, ये आप रतन टाटा सर की पर्सनल लाइफ से सीख सकते हैं। उनकी अपनी ज़िंदगी में वो कहते हैं कि उन्होंने अपनी दादी माँ से सीखा है कि वैल्यूज़ हैं उन्हें बनाए रखना है, उनके लिए ये ज़िंदगी जीनी है, वो जो वैल्यूज़ हैं उन्हें हमेशा जिंदा रखना है। लर्निंग नंबर 5, जिंदगी में बड़े पैसे वाला नहीं बड़े दिल वाला बनिए। हमेशा देश में जब भी कोई संकट आया है, एक नाम हमेशा हमारे देश की मदद के लिए आगे आया है, वो नाम है रतन टाटा साहब का। 2008 में जब 26/11 का हमला हुआ था, ताज होटल पर हमला हुआ था, इनके उस होटल के 80 एम्प्लॉयज़ की जाने गई थी। उन सभी के घरों पर गए, उनके अपनों से मिले, उनके अपनों का खर्चा उठाया। और रतन टाटा साहब ने जब इतना बड़ा पेंडेमिक दुनिया में आया कोविड-19, मुझे पता नहीं कि बाकी बिजनेसमैन ने कितना खर्चा किया होगा, कितनी मदद की होगी, लेकिन रतन टाटा साहब ने 1500 करोड़ रुपए की मदद की है हमारे देश के लोगों के लिए। और जब ये कोविड-19 आया था तो इनकी कंपनीज में भी कुछ फ्रेशर्स को नौकरी दी गई थी। 4.5 लाख से भी ज़्यादा एम्प्लॉयज़ थे। रतन टाटा साहब के ग्रुप ने एक भी एम्प्लॉयज़ को नौकरी से निकालने का फैसला नहीं लिया। आपको याद होगा कि ये वो समय था जब कंपनीज पैसे काटने लगी थी, नौकरी से निकालने की बात कर रही थी, कईयों को तो नौकरी से निकाला भी गया कोविड-19 का नाम लेकर के। लेकिन इनकी कंपनी ने सभी को नौकरी पर रखा और सबसे कहा कि आप सभी हमारे परिवार का हिस्सा हैं, यहाँ पे कोई भी कहीं नहीं जाने वाला। आपको याद होगा कि अभी कुछ दिन पहले रतन टाटा साहब अपने एक एम्प्लॉय से मिलने के लिए चुपचाप पुणे चले गए। 2 साल से वो एम्प्लॉय वो बीमार थे, उनका हालचाल जानने के लिए उनके घर पर उनकी सोसाइटी में पहुंचे। ये ऐसी बहुत सारी घटनाएं हैं जो हमें बताती हैं कि रतन टाटा साहब वाकई में बड़े दिल वाले हैं। और ऐसे ही हम सब डिमांड नहीं कर रहे, ऐसे ही हम सब कैंपेन नहीं चला रहे कि इन्हें भारत रत्न मिलना चाहिए, क्योंकि रतन टाटा साहब भारत के असली रत्न हैं। और जाते जाते टाटा साहब ने 5 कमाल की बातें कही है। पहले कि अगर आपके ऊपर कोई पत्थर फेंके तो फेंकने देना, उन पत्थरों से एक सुंदर इमारत बना देना। दूसरी, जिंदगी में अप्स एंड डाउन्स आते हैं तो आने दीजिए, क्योंकि ECG में भी स्ट्रेट लाइन का मतलब है कि हम मर चुके हैं। तीसरी, जो आयरन होता है उसे उसकी रस्ट बर्बाद करती है, लोहे को उसकी जंग खाती है। इस तरीके से इंसान को कोई और बर्बाद नहीं करता सिवाय उसके माइंडसेट के।
चौथी, वो इंसान जो दूसरों की नकल करता है थोड़े टाइम के लिए सक्सेसफुल बन जाता है लेकिन ज़्यादा समय के लिए जीत नहीं पाता। और पांचवी कि अगर आप तेज चलना चाहते हैं तो अकेले चलिए, मगर आप आगे चलना चाहते हैं तो दूसरों के साथ चलिए।